हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को इस वीडियो में डिटरमिनेंट से परिचय कराते हैं। डिटरमिनेंट होता क्या है। यदि आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, हमारे हर वीडियो का अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम आपको परिचय कराते हैं कि डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट है क्या चीज़। देखिए, आइए परिचय कराते हैं। एक घातीय उपपद समीकरण पर हम विचार करते हैं। निम्नलिखित एक घातीय, हम आप लोग के सामने लिख रहे हैं एक घातीय उपपद समीकरण। निम्नलिखित एक घातीय विचार कीजिए। देखिए तो बच्चों, हम आप लोग के सामने एक घातीय उपपद समीकरण लिख रहे हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। हम आप लोग के सामने एक घातीय दो चर का इक्वेशन लिखे हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। जहां a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 में a1, b1, a2 और b2 ये एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। और x, y इसमें चर निहित है। जहां जो चर हमारा है x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0। उक्त समीकरण में यदि हम x और y का विलोपन करना चाहें तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो उक्त समीकरण में x और y का विलोपन करने पर, उक्त समीकरण में x और y का विलोपन करने पर देखिए बच्चों, पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 है। इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस उधर जाएगा माइनस b1y, इक्वेशन फर्स्ट। और जो सेकेंड इक्वेशन है जो a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 है, इसका हम प्रक्षांतर करें, प्लस उधर गया हमारा माइनस हुआ a2x इक्वल टू माइनस b2y, इक्वेशन सेकंड। अब हमें विलोपन x y का करना तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से समीकरण एक में 2 से भाग है। समीकरण एक को डिवाइड कर रहे हैं समीकरण 2 से। देखते हैं क्या प्राप्त होता है। a1x इक्वल टू है हमारा माइनस b1y को डिवाइड कर रहे हैं a2x माइनस b2y। देख रहे हैं x से कट गया, y कट गया और आंसर दोनों माइनस मिला तो ये कट गया। अर्थात आया a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं a1 b2 इक्वल टू a2 b1। इसका ट्रांसफर कर रहे हैं इधर a1 b2, तो पक्षांतर करें पॉजिटिव तो इधर आएगा हमारा नेगेटिव a2 b1 इक्वल टू 0 बचा। तो ये हम देख रहे हैं युगपत समीकरण जो लेके चले थे a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 में हम x और y का विलोपन करने पे क्या प्राप्त किए, a1 b2 माइनस b2 a1। ये हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ। जो हमारा ये व्यंजक है, अब इस व्यंजक को हम देखो किस रूप में निरूपित कर देते हैं और इसी का नाम क्या रख देते हैं, सारणिक। तो व्यंजक जो हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ a1 b2 माइनस a2 b1, व्यंजक इतने को निरूपित a1 a2 b1 b2 से प्रदर्शित करते हैं। और जिसे सारणी कहते हैं। अर्थात युगपत समीकरण में चरों का विलोपन करने के बाद हमें इस प्रकार का एक व्यंजक प्राप्त हुआ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। और इसी व्यंजक का हम ये रूप दे दिए। इसी रूप को हम कौन सा नाम से जानते हैं, सारणिक के नाम से जानते हैं। अर्थात जो व्यंजक हमारा मिला, व्यंजक इतने को इतने से निरूपित करते हैं और इसी को सारणिक कहते हैं। सेकेंड स्टेप में आता है हमारा जो हमारा a1 a2 b1 b2 है क्या, a1 a2 b1 और b2 ये सारणिक के अवयव, a1 a2 b1 और b2 सारणिक के अवयव कहलाते हैं।
उसके बाद आता है हमारा प्रसार। जो सारणिक हमारा, अगर इस द्वितीय क्रम का सारणिक हो A1 A2 B1 B2, ये जो हमारा सारणिक है, अगर इस प्रकार से कहीं द्वितीय कोट का हमें सारणिक मिले तो इस जो सारणिक है इसका प्रसार ये होता है। सारणिक इतने का प्रसार A1 B2 माइनस A2 B1 होता है। अब इस सारणी में हम चर्चा करते हैं पंक्तियों की और स्तंभों की। इस सारणी में देख रहे हैं आप लोग को आगे भी बताए थे, जो क्षैतिज कॉलम बनते हैं उनको पंक्ति बोलते हैं, ये पंक्ति है, और जो ऊर्ध्वाधर बोलते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। देख रहे हैं इस सारणी में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। और सारणिकों का सबसे बड़ा गुण होता है, सारणिक हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। अर्थात अगर कभी हम बताए कि वहाँ पे किसी वर्ग आव्यूह का जो मान निकाला जाता है तो किसी भी आव्यूह का वैल्यू नहीं निकलता है। वर्ग आव्यूह का मान निकलता है, वो भी आव्यूह का ना निकल के वो सारणिक का मान निकालता है। अर्थात वर्ग आव्यूह का कोई मान नहीं होता है, सारणिक का मान उसका ही मान होता है वर्ग आव्यूह का। तो देखिए ये जो हमारा A1 A2 सारणिक है, A1 A2 B1 B2, इसका जो हमारा प्रसार हुआ, अगर द्वितीय क्रम का कहीं सारणी मिला तो इसका प्रसार है हम लिख देंगे A1 B2 माइनस B2 A2 B1। आपको 2-3 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं वे कैसे इसका हम प्रसार करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा द्वितीय क्रम का, द्वितीय कोटि का। इसकी कोटि भी 2 होती है, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो होती है वही उसकी कोटि होती है। अर्थात सारणी की कोटि लिख दे रहे हैं। अगर कहीं तुमसे पूछा सारणी की कोटि क्या है, कहीं सारणी का आगे उसकी कोटि, सारणी की कोटि, तो सारणी का सबसे बड़ा गुण होता है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है। सारणी की जो कोटि होती है, चाहे पंक्तियों की संख्या ले लें चाहे स्तंभों की संख्या, और जो कि दोनों इक्वल होते हैं वही उसकी कोटि होता है। सारणी की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या। देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 1 5 6। ये सारणी हमारा दिया है और जो सारणी का प्रतीक होता है हम डी से लिखते हैं, क्योंकि डी फॉर डिटरमिनेंट होता है या डेल्टा से पड़ता है। किसी भी सारणी का निरूपण डेल्टा या डी से किया जाता है। तो ये हमारा द्वितीय कोटि का सारणी है, इसकी कोटि 2 है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। अब इस द्वितीय क्रम के सारणी का हमें विस्तार करना, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। आपको भी प्रसार दिखाया जहाँ XY का विलोपन करके जो हमारा A1 A2 B1 B2, ये हमारा जो व्यंजक था इसका प्रसार निकाले तो निकला था A1 B2 माइनस A2 B1। ये सारणी का प्रसार था। इसी बेस पे हम इसको रख रहे हैं। जो हमारा 2 है ये हमारा A1 है, जो 1 है हमारा A2 है, जो 5 है ये हमारा B1 है, और जो 6 है ये B2 है। इस सारणी का प्रसार ये होता है। अब इसी पे A1 A2 B1 और B2 की वैल्यू रखते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, A1 गुणे A2 B2 6 है, माइनस A2 गुणे B1 5 है। तो 6 का 2 में मल्टीपल हुआ 12 माइनस 5 का होगा, अर्थात 12 से 5 है 7। अर्थात इस सारणी का जो वैल्यू निकला वो कितना आया 7। एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखा रहे हैं क्या कैसे प्रसार किया जाएगा। आज जो सारणी व्यंजक कितना है, अर्थात यही जो व्यंजक होता है द्वितीय क्रम द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसार होता है। हर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने दे रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 2 1 7। इसका प्रसार करना है, देख रहे हैं हम इसका ट्रांस मल्टीपल में से इसका ट्रांस मल्टीपल घटा लेते हैं। जो सारणी कितने का प्रसार हुआ है इसके ट्रांस मल्टीपल में से इसका घटा दें, अर्थात 5 का 7 से मल्टीपल हुआ है, में से 2 का 1 क्या कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 5 35 माइनस 202, तो 35 में से 2 जाएगा कितना आएगा 33। यही इस सारणी का क्या है प्रसार था। इस सारणी का ये मान है जो प्रसार करने पर प्राप्त होता है। आइए हम तृतीय कोटि की सारणी का प्रसार पढ़ते हैं। तृतीय कोटि सेकेंड स्टेप में हमारा आएगा तृतीय कोटि। तृतीय कोटि के सारणी को प्रसार कैसे किया जाता है, तो सेकेंड वाला चल रहे हैं। आइए एक घातीय युगपत समीकरण विचार करते हैं। निम्न लिखिए एक घातीय युगपत समीकरण पर विचार।
अब आप लोग के सामने हम निम्नलिखित एक घातीय युगपत समीकरण लिखते हैं। इसके जो पहले हमारा युगपत समीकरण था उसमें दो चर था अर्थात 2 वेरिएबल थे। जो ये हम इस मतलब इस यहाँ जो प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे हमारे 3 चर होंगे अर्थात तृतीय कोटि सारे। तो लिख दे रहे हैं माना a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सेकेंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन। या हम 3 चर का 3 वेरिएबल जिसमें x y z निहित है 3 इक्वेशन लिए हैं जिसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये कोई रियल नंबर जैसे कि 2 4 5 माइनस 2 माइनस 3/5 कोई रियल नंबर है। अब इन युगपत समीकरणों में अगर हम x और जहाँ ये x y ये चर है, चर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। उक्त समीकरण में यदि हम x y और z का विलोपन करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो देखिए हम करके दिखाते हैं। उक्त समीकरण में x y और z का विलोपन करने का उक्त समीकरण में हम x y और z का विलोपन करते हैं। तो समीकरण हम सेकंड और थर्ड ले लीजिए। समीकरण सेकंड और थर्ड से तो आप लोग कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं समीकरणों को सॉल्व करना। 2 चर हो चाहे 3 चर हो तो उनको सॉल्व करने के लिए आप लोग नियम पढ़े हो तालिका विधि, सेकंड नियम पढ़े हो प्रतिस्थापन विधि, थर्ड नियम पढ़े हो विलोपन विधि और चौथा जो सबसे आसान नियम है बीजगुणनखंड विधि। हम यहाँ इक्वेशन सेकंड और थर्ड से x y और z का जो विलोपन करना है मतलब इनको सॉल्व करना है हम बीजगुणनखंड से सॉल्व करते हैं। चलिए हम बीजगुणनखंड से इनको सॉल्व करना सिखा रहे हैं बीजगुणनखंड द्वारा। देखते हैं कितने चर हैं x y z। पहले क्या करेंगे x लिख लेंगे बराबर फिर y लिख लेंगे फिर कौन सी वैल्यू z। क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड लिए हैं, फर्स्ट पे विचार मत कीजिएगा, सेकेंड और थर्ड को देखिए आप लोग ध्यान से। x लिख रहे हैं तो क्या करते हैं x की वैल्यू छोड़ के ट्रांस मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अर्थात b2c3 में से एक सब्ट्रैक्ट क्या करना है b3c2 b3। अब इसके बाद हम देखते हैं जब y की वैल्यू लिखेंगे तो y को छोड़ देते हैं, बचा क्या अर्थात c2a3 माइनस बचा क्या c3a2। इसके बाद जब हम z की वैल्यू लिखेंगे बीजगुणनखंड में तो z को हटा दीजिएगा, z की वैल्यू आया a2b3 माइनस आया क्या a3b2। आप लोग पढ़े हो घातांक में कक्षा 9 की बुक में है घातांक और करणी। आप लोग पढ़े हो घातांक में यदि कई पद a बराबर b बराबर c बराबर ऐसे डॉट 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 करके मतलब कई पद हैं और उसकी सब आपस में बराबर जैसे कि a बराबर b बराबर c बराबर ऐसे डॉट डॉट करके लिखे हैं दिए गए हैं और आपको हर एक की वैल्यू ज्ञात करनी a की b में b c की आपको बताया गया वहां को इन सभी को किसी a b c जो आपस में बराबर है वैल्यू कितना है उसको मान लेते हैं। मानो कोई एक वैल्यू कांस्टेंट कोई एक k मान लेते हैं, फिर पुनः क्या करते हैं a बराबर k लिखते हैं फिर b बराबर k लिखते हैं c बराबर k लिखते हैं फिर यहाँ से एक k के पद में a b c की वैल्यू प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ देखो a पूरा पद a है ये पूरा पद b है ये पूरा पद c है, अगर इसको हम नामकरण करें इसको मान लेते फर्स्ट इसको मान लेते सेकेंड इसको मान लेते थर्ड और सब में x y और z की वैल्यू में फाइंड करनी है। x y z की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे दोस्तों बच्चों x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं मानक के लेट मान लिए इसको k मान लिए। अब ये हमारा फर्स्ट को k के बराबर रखेंगे सेकंड को भी k के बराबर रखेंगे z को भी k के बराबर रखेंगे और k को के बराबर रख करके हम x y और z की वैल्यू k के क्रम से ज्ञात करते हैं। चलिए हम आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। फर्स्ट लेते हैं हमारा x वर्ग पे क्या है b2c3 माइनस b3c2 बराबर इसको k ले लिए तो x की वैल्यू से यहाँ से फाइंड हो जाएगी k
B2C3 माइनस B3C2। अभी फर्स्ट से हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, y बटे क्या माने हैं, C2A3 माइनस C3A2। इसको भी k के बराबर माने थे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे k C2A3 माइनस C3A2। अब थर्ड स्टेप से हम निकालते हैं k की वैल्यू, z की वैल्यू थर्ड से। तो z अपान A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू माने k। तो यहाँ से जब z की वैल्यू फाइंड करेंगे आएगा k इंटू A2B3 माइनस A3B2। x, y और z की वैल्यू हम समीकरण सेकेंड और थर्ड से ज्ञात किए हैं। जानते हैं x और y की वैल्यू समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम x और y और z की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फिर देखिए प्राप्त क्या होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x, y और z की वैल्यू रख देंगे। चलिए तो रखते हैं हम इक्वेशन x और y z की वैल्यू रखने पर इक्वेशन फर्स्ट हमारा था a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। अब इसमें हमें x और y और z की वैल्यू रखते हैं। चलिए रखते हैं, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। a1 x की वैल्यू क्या है, k B2C3 माइनस B3C2 प्लस B1, k y की वैल्यू है k C2A3 माइनस C3A2 C2A3 माइनस C3A2 प्लस हमारा C1 है, C1 इंटू Z की वैल्यू कहाँ है, यहाँ निकाले हैं k A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0। देख रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब पहले पद, दूसरे पद और तीसरे पद में सब में k उभयनिष्ठ है। तो k को हम कॉमन करते हैं, k को हम कॉमन कर लिए, बचा क्या हमारा a1 B2C3 माइनस B3C2। यहाँ पे हम माइनस कॉमन करते हैं, तो ये माइनस जब कॉमन करेंगे, जो ये माइनस वाला टर्म से प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस के साथ साथ माइनस यहाँ कॉमन करते हैं, तो आएगा क्या A2C3A2 या A2C3 से मतलब नहीं है, C3A2 माइनस C2A2 प्लस यहाँ भी के कॉमन निकल गया, C1 बचा है A2B3 माइनस A3B2 इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीपल है, उधर जाएगा डिवाइड में, जब हम केसेस को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो हम देख रहे हैं जो तृतीय तीन चर का युगपत समीकरण लेके चले थे, वहां से जब हमें x y z को विलोपन किए तो हमें एक ऐसा व्यंजक प्राप्त हुआ जो आप लोग के सामने है। इस व्यंजक को देखो हम कौन सा रूप ले लेते हैं और वही हमारा रूप क्या कहलाता है, सारणिक। देखिए हम इस व्यंजक को कौन सा रूप देते हैं और वही तृतीय कोटि का सारणिक कहलाता है। आप लोग को सामने दिखा रहे हैं व्यंजक जो हमारा निकला है क्या है, a1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 C3A2 माइनस C2A3 प्लस C1 बड़ा जीरो छोड़ रहे हैं। जो हमारा व्यंजक कितना मिला है, व्यंजक कितने को निरूपित, इतने को इससे करते हैं, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। जो हमारा x y z की वैल्यू रखने पर अर्थात x y z को विलोपन किए थे तो हमें जो ये व्यंजक प्राप्त हुआ था, इस व्यंजक को हम इससे निरूपित कर लेते हैं। व्यंजक इतने को निरूपित इससे प्रदर्शित करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सारणिक कहा जाता है। इस तृतीय कोटि सारणिक से निरूपित से
जो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये सारणी के अवयव हैं। और सेकेंड स्टेप में आया सारणी का प्रसार। तो सारणी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 का प्रसार। अगर कहीं तृतीय कोट की सारणी का है, उनके अवयव को इससे हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, अर्थात जो पहला अवयव A1, B1, C1, A2, B2, B3, C1, C2, C3 इसी से कंपैरिजन करेंगे। और इसका अगर हमें प्रसार करने को दिया गया तो सारणी जो इतने का प्रसार होता है इतना होता है, सारणी कितने का प्रसार इतना होता है, का प्रसार व्यंजक इतना होता है। व्यंजक इतना मतलब ये जो आपको निकाले हैं A1, B2, C3 माइनस B3, C2 माइनस B1, C3, A2 माइनस C2, A3 प्लस C1, A2, B3 माइनस A3, B2। सारणी कितने का प्रसार व्यंजक कितना होता है। इस सारणी की कोटि देखते हैं कितनी है। तो आपको बताया कि कोट किसी भी सारणी की जो कोटि होती है, पंक्तियों, सारणी का सबसे बड़ा गुण होता है उसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान होती है। और जो पंक्तियों या स्तंभों, चाहे पंक्ति बोलो चाहे स्तंभ बोलो, जो उसकी संख्या होती है सारणी की कोटि होती है। इस सारणी की कोटि तो देखते हैं इस सारणी की कोटि कितनी है। इसमें देखें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, या स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, अर्थात पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है। तो इस सारणी की जो कोटि है तृतीय कोटि है। अब आप देखते हैं सारणी का प्रसार। आप देखिए इस प्रकार का कोई सारणी दिया है तो इसका प्रसार इतना होता है। इस बेस पे हम आप लोग को चले सारणिकों का प्रसार करने सिखाने की एक क्वेश्चन के माध्यम से कि इस सारणी का प्रसार कैसे इतना होता है। देखते हैं, चलिए। हमें व्यंजक को रटना नहीं है, अभी प्रसार करने का कई तरीका आपको बताएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप द्वितीय कोटि के सारणिकों का प्रसार जानते रहे, तृतीय हो या चतुर्थ हो या पंचम हो, कितने भी कोटि का क्यों ना हो, आप सबका प्रसार निकाले जाएंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि द्वितीय कोटि के तो आप पढ़ लिए, द्वितीय हो या तृतीय हो, चतुर्थ हो, पंचम, किसी भी कोटि का सबका प्रसार कैसे करते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आपको सारणी का आ जाएगा, कहेगा एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिए, डिटरमिनेंट दिए है उसका कहेगा मान निकालिए 6, 5, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 2। डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। दो बड़ी बड़ी रेखाओं के बीच उनके अवयवों को लिखा जाता है पंक्ति और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करके। तो जो इसी को डिटरमिनेंट बोला जाता है। तो जो लंबी रेखाएं होती हैं दोनों, वही डिटरमिनेंट कहलाती है। अब देखिए डिटरमिनेंट दिया, इसका आपको वैल्यू पूछा था, इस सारणी का मान कितना होगा। आप इसका मान निकालना तो आप इतना व्यंजक याद नहीं करना है, आप व्यंजक याद कितना दिन करके भूल जाओगे। आपको प्रसार करने का हम तरीका बताते हैं। आप किसी भी सारणी का प्रसार करना हो तो 3-4 बातों को ध्यान से देखिए और सुनिए। क्या है, किसी भी सारणी का जो प्रसार होता है वो किसी कालम या किसी पंक्ति के अनुदिश किया जाता है। जैसे इस सारणी में पहली पंक्ति है R1, दूसरी है R2, मान लो ये सब हम आव्यूह में चर्चा किए थे। R रो होता है, रोमानी पंक्ति होता है। ये पहली पंक्ति इसको R1 से लिख लिए, ये दूसरी पंक्ति इसलिए इसको R2 से लिख लिए, ये तीसरी पंक्ति इसको हम R3 से लिख लिए। या ये हमारा पहला कालम है, गणना नहीं करेंगे, ऐसे दिखा दें। C1 है, C फॉर कॉलम, कॉलम माने स्तंभ होता है, ये C2 है और ये हमारा C3 है। जब किसी सारणी का आपको प्रसार करना सीखना है, 2-3 एग्जाम्पल अभी आप लोग के सामने दिखाते हैं, आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। सिर्फ क्लियर कीजिए बस। किसी भी सारणी का प्रसार करने के लिए हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे हम इसे किस पंक्ति या किस स्तंभ के अनुदिश करना है। और तुम्हें जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश करना हो, पहले उनके सभी अवयवों का चिन्ह ज्ञात कर लीजिए कि उन सभी अवयवों के चिन्ह क्या है। जैसे इस सारणी का हमें प्रसार करना है R1 के पदों में, R1 के पदों में यदि हम इसको प्रसार करना चाहें तो क्या करेंगे। तो देखिए हमारा R1 6, 2, 5 ये R1 के सभी पद हैं। तो आपको बताएं फर्स्ट सिस्टम में जिस पंक्ति के अनुदिश आपको प्रसार करना है उन सभी
अवयव के, उनके सभी अवयव के चिन्ह ज्ञात करते हैं। और चिन्ह निकालने के लिए आपको अवयव बताए थे -1 की पावर i प्लस z कर देना तो उसकी चिन्ह मिल जाएगा। आपको बताए थे i क्या होता है, i वाले कहते हैं i वाले होता है i पंक्ति होता है, अर्थात i पंक्ति को शो करता है और j में स्तंभ, अर्थात जो i है वो उस एलिमेंट या उस अवयव के पंक्ति को शो करता है और j उसके स्तंभ को। जैसे हमें 6 का साइन निकालना है कि इस 6 का चिन्ह कितना है, तो चलिए हम 6 का निकाल रहे हैं। तो देख रहे हैं -1 की पावर लेना है i प्लस j, i मतलब पंक्ति, तो कौन सी पंक्ति है, पहला तो i की वैल्यू फर्स्ट हो गई प्लस, फिर आपको होता है j लिखते हैं, j माने स्तंभ, कौन सा स्तंभ है पहला, तो -1 की पावर 1 1 2 हो जाएगा, तो -1 को 2 बार मल्टीपल करेंगे प्लस 1, अर्थात इसका जो साइन है प्लस आया। फिर हम 2 का साइन निकालते हैं, तो -i की पावर वही प्रक्रिया i प्लस j, पंक्ति जो पहले स्तंभ कौन सा, दूसरा स्तंभ जोड़ ली, तो -1 की पावर 2 और नीचे 3 आया, और -1 का जब 3 बार मल्टीपल करेंगे तो -1 आएगा, आपका इसका साइन -1। फिर हम निकालते हैं 5 का, 5 तो -1 की पावर बता दिए, वो साइन निकालने का फार्मूला होगा i प्लस j, i माने पंक्ति, j माने तृतीय स्तंभ, इसका तृतीय है, तो i प्लस j मतलब 4 हो गया, -1 की पावर 4, तो -1 को 4 टाइम्स में मल्टीपल करेंगे प्लस 1 आ जाएगा, प्लस आ गया। हम बताएं आपको सभी अवयवों के चिन्ह को नहीं ज्ञात करना है, पुनः सुन लीजिए, हमें जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में प्रसार करना है, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के पदों में प्रसार करना है, हमें सिर्फ उन्हीं अवयवों के चिन्ह को ज्ञात करना है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, तो चलिए हम R1 के पदों पर प्रसार करें, देखें कैसे करते हैं, +6 ले लिए। फिर क्या होता है, आप जो अवयव लेंगे उसके पंक्ति, उससे होकर जाने वाली पंक्ति और उससे जाने वाले स्तंभ को हम छोड़ देते हैं, बाकी बचे हुए अवयव से एक सारणी बनाते हैं। देखो 6 लिए, तो 6 से होकर जाने वाली पंक्ति को भी और स्तंभ को छोड़ देने पर क्या सारणी बचा हमारा, 1 7 1 सिस्टम से लिख लीजिएगा, आगे पीछे मत लिखिएगा, 6 और 2 का द्वितीय कोटि कर देगा। फिर अब इसके बाद हमें लिखना क्या है, इसके बाद आया R1 के पदों में कर रहे हैं, -2 आया, -2 लिख लिए। फिर आपको बोले क्या, प्रसार करने का सबसे बड़ा तरीका आपको सिखाया गया, आपको क्या करना है, जो अवयव लेंगे उससे होकर, नोट कर लीजिए इस बात को, जो अवयव लेंगे उससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर बचे हुए अवयव से जो सारणी तैयार होता है वही लिखा जाता है। तो -2 लिए, तो -2 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, बचे हुए अवयव से सारणी बनाते हैं। क्या हुआ, 5 3 बचा है, 5 3 और 6 2, द्वितीय क्रम कोटि का सारणी मिला। फिर देखें हमें R1 भी पूरा खत्म नहीं हुआ, 2 के बाद फिर आया +5, चिन्ह सही लिखा जाएगा +5। क्या करेंगे, 5 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं, देखो पंक्ति भी छोड़ दे, स्तंभ बचा क्या, 5 3 1 7। अब द्वितीय कोटि के सारणी का प्रसार हम बताए थे, आपको याद नहीं हो तो व्यंजक जो द्वितीय कोटि के लेके चले थे, a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0, इसको प्रसार किए थे, विलोपन करने पर एक व्यंजक मिला था a1 b2 - a2 b1। इस ये जो हमारा क्या था, ये द्वितीय कोटि, इसका प्रसार था a1 a2 b1 b2। आप लोग अगर भूल गए फार्मूला तो याद नहीं करना, ऐसे ट्रांस मल्टीपल कर लेना, अर्थात a1 का मल्टीपल हो जाएगा b2 में, -a2 का हो जाएगा b1, ये उसका क्या होता है, प्रसार। इसी बेस पे हम इस सारणी का प्रसार कर रहे हैं, 6 है, अब हमें प्रसार करना है, तो ट्रांस मल्टीपल आपको बताया द्वितीय कोटि करने के लिए, 2 का मल्टीपल 1 में होगा, -7 का 6 में होगा तो 42 आएगा, -2। इसका मल्टीपल 2 का मल्टीपल होगा 5 से 10, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 6 का मल्टीपल 3 से 8 +5 है, 7 का मल्टीपल 5 में होगा और 3 का 1 में, 7 का 5 होगा 35 - 3। तो देखते हैं 6 से मल्टीपल बाई 42 में से 2 जाएगा, -40 आएगा, -a आ गया, -2 का मल्टीपल किससे होगा, 80 मोर है 10 से, तो 80 में से 10 जाएगा तो माइनस आएगा 1, +5 का मल्टीपल होगा 35 में से 3 जाएगा तो 32 आएगा। आप इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल करके आपस में जोड़ घटा सकते हैं।
इसी बेस पे आप देखिए जो आप फार्मूला उत्पन्न किए थे क्या वही निकला था, जो क्या निकला था वही दिखा रहे हैं आप जो याद किए थे। चलिए देखिए हम सारणिक लिख रहे हैं एग्जाम्पल एक जो लेके चले थे जिसका प्रतीक लिए थे। क्या हमारा सारणिक था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हमारा सारणिक था। इस सारणिक का जो प्रसार किए थे आपको एक व्यंजक दिए थे, इस सारणिक वो व्यंजक का जो प्रतीक ये सारणिक लिए थे। चलिए भैया व्यंजक आपको निकालना सिखा रहे हैं। आपको होता है किसी भी सारणिक का प्रसार करना है, दो बातों का ध्यान रखना है। किसी भी सारणिक का प्रसार किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अनुदिश किया जाना है। तो चलिए हम इस सारणिक का प्रसार R1 के पदों में कर रहे हैं। सारणिक का प्रसार R1 के पदों में, R1 के पदों में, अर्थात R1 क्या है, R1 आपको बताया रो है, रो कौन चौथा रो है, पहला रो, अर्थात R1 के पदों में प्रसार करने पर या विस्तार करने पर, R1 के पदों में विस्तार करने पर आपको ये भी पता है किसी भी सारणिक के वैल्यू निकालना है तो सारणिक का वैल्यू तभी प्राप्त होता है जब उसका हम क्या करते हैं, प्रसार करते हैं। तो इस सारणिक का वैल्यू निकालना तो हम आपको बताया R1 के पदों में विस्तार करने पर। तो चलिए हम R1 के पदों में विस्तार कर रहे हैं। आपको बताए सारणिक का प्रसार जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश किया जाना है उस पंक्ति या उस स्तंभ के सभी अवयवों के चिन्ह को हम ज्ञात करते हैं। तो अर्थात A1 B1 C1 R1 है, इनके सभी चिन्हों को निकालना था। इसके पहले भी हम देखो निकाले थे, प्लस आया था, माइनस आया था, और अगर आप भूल गए हैं तो आपको फार्मूला दिए थे -1 की पावर i प्लस j कर लेना, जहां i पंक्ति की संख्या, i भी पंक्ति है और j स्तंभ, अर्थात i पंक्ति को शो करेगा, j स्तंभ को। मतलब जिस अवयव को चिन्ह को निकालना है उसके i माने पंक्ति और j -1 की घात करने पर, हल करने पर जो चिन्ह आएगा उस अवयव का चिन्ह होगा। जैसे कि हम निकालें तो देखते हैं A1 आया, आपको बताया A1 लिखेंगे, फिर आपको बताए थे जो अवयव लिखते हैं जिसके पद में प्रसार करते हैं और उसका जो अवयव लिखते हैं तो उस अवयव से होकर जाने वाली पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देते हैं, बाकी बचे हुए अवयव से उप सारणिक तैयार करते हैं। बचा क्या हमारा B2 B3 C2 C3। फिर अगर हम लिखते हैं B1 -B1 लिखिए, अब B1 से होकर जाने वाली पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देते हैं। बचा क्या हमारा A2 A3 और C2 C3। अब हम तीसरा लिख रहे हैं C1। अब C1 से होकर जाने वाली पंक्ति को छोड़ देते हैं और क्या छोड़ देते हैं, स्तंभ। प्रसार करने का ये तरीका हुआ। हमारा क्या है, प्लस C1 लिख दिए और उसका उप सारणिक के लिए ये छोड़ देते हैं। ये बचा है A2 A3 और B2 B3। आप अभी इसका जो व्यंजक प्राप्त किए थे वो व्यंजक आप लोग के सामने आ जाएगा, देखते हैं। A1 ट्रांस मल्टीपल बताए थे आपको, इसमें से ये वाला घटेगा, अर्थात B2 C3 में से घटेगा B3 C2 माइनस B1 आपको ट्रांस मल्टीपल होगा, अर्थात ऐसे इसमें से ये वाला घटेगा। A2 C3 लिखे थे माइनस A3 C2 प्लस C1 ऐसे ट्रांस, इसमें से ये वाला ट्रांस अर्थात A2 B3 माइनस A3 B2। तो बच्चों आप लोग को बताएं किसी भी सारणिक का प्रसार हमें रटना नहीं है कि क्या होता है। आप लोग के सामने सारणिक का प्रसार करके जो व्यंजक लिए थे और जिसका रूप सारणिक को दिए, देखिए उस सारणिक का प्रसार जो अपना तरीका बताया उसके माध्यम से निकला व्यंजक कि नहीं निकला। इसी बेस पे एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आप लोग को। क्या है वो क्वेश्चन ये है, पहले आप नोट सुनिए। किसी सारणिक का एक निश्चित मान होता है, अर्थात सारणिक का प्रसार चाहे जैसे करें उस सारणिक का एक निश्चित मान होता, फिक्स होता। अर्थात सारणिक का प्रसार हम चाहे R1 के पद में किए, चाहे R2 के पद में करें या R3 के पद में करें या C1 के पद में करें या C2 के पद में करें या C3 के पद में करें, अर्थात किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अगर अनुदिश करते हैं तो उस सारणिक का एक निश्चित मान होता है जो उसके प्रसार करने पर प्राप्त होता है। एक हम एग्जाम्पल ले चल रहे हैं आपको और वहाँ दिखाएंगे। उसको एक बार C1 के पद में करेंगे तब जो वैल्यू निकलेगा, फिर R1 के पद में करेंगे तब, अर्थात दोनों वैल्यू सेम होगा। तो नोट लिख ले रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। सारणिक का एक निश्चित मान होता है, नोट क्या हमारा, एक निश्चित मान होता है
जो प्रसार करने पे प्राप्त होता है। सारणी का एक निश्चित मान होता है जो उसके प्रसार करने पर प्राप्त होता है। चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये सारणिक मान लो लिख दिए डेल्टा, क्योंकि सारणिक का प्रतीक प्राय डेल्टा या डी से लिया जाता है। अब इस सारणिक का हमें प्रसार करना है 1 3 2 5 6 3 1 0 4। अब इस सारणिक का प्रसार करना हम बताएं आप चाहे जिसके पद में करेंगे। अभी तक हम कई एग्जाम्पल लिए जो R1 के पद में किए थे, हम यहाँ इसको R1 के भी पद में करेंगे और C1 के पद में करेंगे और देखेंगे दोनों स्थितियों में जो इसका परिणाम होगा अर्थात जो इसका आंसर होगा सेम होगा। चलिए हम R1 के पद में पहले कर दे रहे हैं सारणिक का प्रसार। R1 के पद में सारणिक का प्रसार करना R1 के पदों में चलिए आपको बताया प्रसार करने का 2 स्टेप। पहला जिसके पद में करना उसके सभी चिन्हों को याद करते हैं। तो निकाले थे प्लस माइनस और प्लस आया R1 के पद में। चलिए हम करते हैं 1 ले लिए। आपको बताएं जो अवयव लेंगे उससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभों को छोड़ देते हैं। तो बचा क्या 6 3 0 4 -5 ले लिए, ये छूटेगा ये छूटेगा, बचा क्या 3 2 0 4 +1। अब इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को हम छोड़ देते हैं। ये पंक्ति है ये स्तंभ क्या है 3 2 6 से 3। अब इसकी पहलू निकालते हैं 1 ट्रांस मल्टीपल आपको बताया थे 6 का 4 में होगा 24 -3 शून्य -5 का मल्टीपल होगा ऐसे ट्रांस मल्टीपल 12 -0 +1 इसका मल्टीपल होगा 9 -12 24 आ गया -5 का 12 में से 0 जाएगा तो 12 आएगा, 12 का 5 से मल्टीपल होगा 60 आएगा प्लस 12 में से 9 जाएगा -3 तो प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होगा -3 हो जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा 63 में से 24 हटाएंगे तो आएगा माइनस, देखो ये 3 में से 4 घटेगा नहीं, एक जाएगा कैरी हासिल जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा। ये आया इसकी वैल्यू R1 के पद में। अब इसी की वैल्यू हम निकालते हैं C1 के पदों में प्रसार करके, अर्थात R1 के पदों में प्रसार करके जो इसकी वैल्यू आया वो 39 आया है। चलिए हम करते हैं C1 के पदों में प्रसार करने पर पुनः C1 के पदों में आपको बताएगा जिसके पदों में विस्तार करना है पहले उसके सभी अवयवों के चिन्ह सिर्फ उसी के निकालने हैं, सबके नहीं। तुम्हारा C1 है, ये C1 है, इसी के पद में हमें प्रसार करना है, इसके सभी चिन्हों को निकालते हैं। तो पहले अवयव -1 का निकाल ले तो -1 की पावर i + j करते हैं। i किसको शो करता है पंक्ति को, जो स्तंभ को -1 की पावर i क्या है, i माने पंक्ति पहली पंक्ति है, j क्या है पहला स्तंभ है, तो -1 की पावर 2 अर्थात माइनस माइनस का प्लस होता है, अर्थात इसका चिन्ह प्लस आ गया। अब 3 की निकालते हैं, 3 की पावर -1 की पावर 3 का, तो देख रहे हैं पहला दूसरा i फार 2 और j फार 1, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। -1 का 3 बार मल्टीपल करेंगे -1 आएगा, अर्थात इसका साइन माइनस आ गया। अब हम 2 का निकालते हैं, तो -1 की पावर i + j, i फार पंक्ति तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, तो -1 को जब 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस हो गई। अब C1 के पदों में प्रसार करते हैं। चलिए हम फर्स्ट 1 ले लिए। अब इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो चलिए हम इससे 1 से होकर जाने वाली हम ये स्तंभ है ये पंक्ति छोड़ी, बचा क्या
6304 -3 ले लिए। अब इससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिए। स्तंभ है और ये पंक्ति है, तो देखो ये पंक्ति है, ये स्तंभ छोटा, 5 कौन बचा है, 3 4 बचा है, +2 ले लिए। अब 2 से होकर जाने वाली पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, देखो ऊपर वाला ये स्तंभ है, ये पंक्ति बचा क्या, 5 6 1 0। अब इसी की हम कोण प्रसार कर लेते हैं द्वितीय कोण के सारणी के कारण। 524 -0 -3 20 -3 +2 का होगा 0 -24 -20 में से 3 आएगा 17, तो आएगा 24 -51 तो आया क्या 12 -51। 11 में से 2 जाएगा 9 और 4 में से 1 जाएगा 3 -2 से बचा। तो देख रहे हैं R1 के पद में विस्तार करने पर -39 आया था उसकी वैल्यू, और C1 के पद में -39। अर्थात आप एक बात से संतुष्ट हो गए कि किसी भी सारणिक का प्रसार हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अगर हम अनुदिश करते हैं तो उस सारणिक का मान निहित होता था, फिक्स होता, एक ही होता था, बदलता नहीं है। बच्चों अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, उसमें क्या बताएंगे, सारणी के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, आप बिना प्रसार किए भी किसी सारणी की वैल्यू बता सकते हैं कि उस सारणी की वैल्यू है क्या, तो उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे। लेकिन आप लोग से ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको हम इससे रिलेटेड 12th क्लास से जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ के जितने भी टॉपिक्स, आपको सारे वीडियो जो इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स का, इंग्लिश का और मैथ का प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू।